कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ आतंकवादी कई गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं। ये बच्चे उसी इलाके के एक स्थानीय काफिले से छीन लिए गए थे। आतंकवादियों का इरादा उन्हें कम उम्र से ही बेरहम और खतरनाक तरीकों से ट्रेनिंग देकर अपने संगठन को और मजबूत बनाना था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस जगह वे पहुंचने वाले हैं वहां पहले से ही तुर्की के बेहद कुशल स्नाइपर छिपे हुए हैं। अब उन्हें पता चलने वाला था कि ये निशानेबाज कितने घातक साबित हो सकते हैं। जैसे ही काफिला उस इलाके के करीब पहुंचता है, अचानक चारों तरफ से स्नाइपर की गोलियों की आवाज गूंजने लगती है। एक के बाद एक गोलियां चलती हैं और कुछ ही सेकंड में आतंकवादी गिरने लगते हैं। उन्हें समझने का मौका भी नहीं मिलता कि आखिर हुआ क्या है। केवल 30 सेकंड के अंदर स्नाइपर पूरी टोली को खत्म कर देते हैं। मुठभेड़ खत्म होने के बाद स्नाइपर यूनिट का लीडर अपनी छिपने की जगह से बाहर आता है। उसका नाम कैप्टन विजबासी होता है। जल्द ही हमें पता चलता है कि इस कमांडो कैप्टन की उस आतंकी संगठन से पुरानी और कड़वी दुश्मनी रही है। उनका टकराव सिर्फ ड्यूटी का मामला नहीं था, बल्कि इसमें गहरी निजी कहानी भी छिपी हुई थी। इस दुश्मनी के पीछे कई दर्दनाक घटनाएं जुड़ी हुई थीं। इसलिए अब हम उस वक्त में लौटते हैं जब यह सब शुरू हुआ था। फ्लैशबैक में एक अंधेरी और बारिश भरी रात दिखाई देती है। घने जंगल के अंदर दो तुर्की कमांडो, यासर और देमिर, छिपे हुए होते हैं। उनके साथ केवल यासर का वफादार मिलिट्री डॉग मेसी होता है। वे वहां यूं ही नहीं थे। इससे पहले एक पेट्रोलिंग मिशन के दौरान उनकी टीम पर स्थानीय आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था। उस हमले में उनके सभी साथी कमांडो मारे गए थे। केवल यासर और देमिर ही किसी तरह बच पाए थे। वे पार्क की हुई गाड़ियों के पीछे छिपकर जवाबी फायर कर रहे थे। इस बीच बहादुर कुत्ता मेसी उनकी मदद कर रहा था। वह मारे गए दुश्मनों के पास से हथियार उठाकर अपने मालिकों तक ला रहा था और उन्हें गोलियां पहुंचा रहा था। उधर बेस कैंप पर एक और कमांडो, करण, जनरल उस्मान से उन दोनों फंसे हुए सैनिकों को बचाने की अनुमति मांगता है। जनरल इस मिशन की मंजूरी दे देते हैं और करण अपनी रेस्क्यू टीम के साथ रात में ही निकल पड़ता है। सुबह होते होते वे लड़ाई वाले इलाके तक पहुंच जाते हैं और यासर तथा देमिर की लोकेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं। उधर यासर और देमिर को डर होता है कि दुश्मन कभी भी दोबारा हमला कर सकते हैं। उनकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, इसलिए वे चाकू लेकर लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तभी अचानक दुश्मन सामने आ जाते हैं। लेकिन हमला करने से पहले ही करण की टीम पीछे से गोलियां चलाकर उन्हें चौंका देती है। गोलियों की आवाज सुनकर मेसी जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी करण को समझ आ जाता है कि उसके साथी यहीं कहीं पास में हैं। वह उनका नाम पुकारता है और आखिरकार यासर और देमिर समझ जाते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं। वे गाड़ियों के पीछे से बाहर आते हैं और करण को बताते हैं कि पास ही दुश्मनों का एक कैंप है जहां से फिर हमला हो सकता है। करण तुरंत अपनी टीम को लेकर एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी आतंकवादी अचानक आरपीजी दाग देते हैं। धमाकों की वजह से सैनिक चारों तरफ बिखर जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खतरनाक मिशन। करण अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट देता है। एक टीम स्नाइपर के साथ पोजीशन लेती है, जबकि बाकी 2 टीमें घास में छिपकर दुश्मनों पर नजर रखती हैं। इसके बाद एक एक करके दुश्मन सटीक हेडशॉट से गिरने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक गोली करण की टीम के एक कमांडो के सीने में लग जाती है। करण तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग पीछे हटें और घायल सैनिक को उठाकर हेलीकॉप्टर तक ले जाएं। उधर यासर अपने वफादार कुत्ते मेसी को पुकारता है, लेकिन मेसी हिलता तक नहीं। यासर दौड़कर उसके पास जाता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और हेलीकॉप्टर की ओर भागता है। आखिरकार सभी लोग हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं और घायल कमांडो को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जाता है। हेलीकॉप्टर बेस की ओर उड़ान भर देता है। लेकिन तभी करण की नजर यासर के पैर से बहते खून पर पड़ती है। कुछ ही देर में उन्हें एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई का पता चलता है। क्रॉसफायर के दौरान एक गोली मेसी के पेट में भी लगी थी, लेकिन उस बहादुर कुत्ते ने दर्द का जरा सा भी इशारा नहीं किया। यासर नीचे देखता है तो उसका प्यारा साथी उसकी गोद में बिल्कुल शांत पड़ा होता है। सब लोग यासर को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीत के बावजूद वह गहरे दुख के साथ बेस पर लौटता है। अगले दृश्य में हमें एक तुर्की महिला कमांडो से मिलवाया जाता है जिसका नाम यास्मिन अल्बी है। वह अजरबैजान के लिए रवाना होती है क्योंकि तुर्की को खतरा देने वाले कई आतंकी संगठनों की जड़ें वहीं से जुड़ी हुई हैं। उसका मिशन अजरबैजान की सेना से सहयोग और अनुमति हासिल करना होता है। रास्ते में वह तुर्की के सबसे प्रशिक्षित कमांडो की फाइलें देखती है ताकि तय कर सके कि अगले महत्वपूर्ण ऑपरेशन की कमान किसे दी जाए। फाइलें देखते देखते उसकी नजर करण की रिपोर्ट पर पड़ती है, वही हीरो जिसे हमने अभी देखा था। वह तुरंत उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या वह इस मिशन के लिए तैयार है। करण पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है कि आदेश मिलते ही वह तैयार रहेगा। उसके लिए देश की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। दुश्मन चाहे कोई भी हो, उसकी राइफल उन्हें गिराने में एक पल भी नहीं लगाएगी। लेकिन उसे अभी अंदाजा भी नहीं होता कि उसका यही फैसला आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला है।
करण का जवाब सुनकर कमांडो यास्मिन उसे इस खतरनाक मिशन के लिए चुन लेती है। वह अपने जनरल से संपर्क पर करती है और सिफारिश करती है कि इस पूरे ऑपरेशन की कमान करण को दी जाए। इधर करण समझ चुका होता है कि अब उसे इलाके के सबसे खतरनाक गैंग का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह जानता है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ समय बाद वह यासर और दिमिर से मिलता है। यासर अभी भी अपने वफादार कुत्ते मेसी को खोने के दुख से बाहर नहीं आ पाया होता। करण उसे हिम्मत देता है और दोनों को आने वाले मिशन की तैयारी करने के लिए कहता है। उधर जनरल अपने लेफ्टिनेंट को इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी देना शुरू करते हैं। इसी दौरान यास्मिन अजरबैजान पहुंचकर वहां की सेना से मंजूरी हासिल कर लेती है और फिर तुर्की लौटने के लिए रवाना होती है। लेकिन उड़ान के दौरान ही उसके हेलीकॉप्टर पर अचानक आरपीजी से जोरदार हमला होने लगता है। कहानी आगे बढ़ती है और अचानक हेलीकॉप्टर अपना संतुलन खो देता है और जमीन से जोरदार टक्कर के साथ क्रैश हो जाता है। कुछ पल बाद जब धुआं थोड़ा साफ होता है तो बचे हुए कमांडो किसी तरह मलबे से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि अजरबैजान के हथियारबंद गैंग के लोग अपनी गाड़ियों से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार गोलियां चला रहे हैं। जिंदा रहने के लिए कमांडो भी तुरंत जवाबी फायर शुरू कर देते हैं। उसी दौरान गैंग का लीडर एक भारी मशीन गन संभाल लेता है और गोलियों की बारिश कर देता है। कमांडर की नजर अचानक उन गोलियों पर पड़ती है जो हेलीकॉप्टर के फ्यूल टैंक से टकरा रही होती हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। वह बिना एक सेकंड गंवाए पायलट को हेलीकॉप्टर से दूर खींच लेता है और ठीक उसी पल फ्यूल टैंक भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि कमांडो और पायलट दोनों कई फीट दूर जा गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वही आतंकी गैंग क्रैश साइट पर पहुंचता है और उन्हें होश में लाता है। गैंग का लीडर पायलट को एक बड़े अफसर समझ लेता है और उससे अजरबैजान की सेना के साथ उनके संबंध के बारे में पूछताछ करता है। लेकिन पायलट को वास्तव में कुछ भी पता नहीं होता। जब वह जवाब देने से मना करता है तो गैंग लीडर उसे वहीं पर गोली मार देता है। यह क्रूर दृश्य देखकर कमांडर खुद को रोक नहीं पाता। वह तुरंत अपना हथियार उठाकर फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह 3-4 आतंकियों को गिरा देता है, लेकिन आखिरकार बाकी लोग मिलकर उसे काबू में कर लेते हैं। बचे हुए गैंग के सदस्य उसे पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। उधर इसी बीच लेफ्टिनेंट करण को सूचना देता है कि तुर्की का सबसे वांछित आतंकवादी गार भी उसी बेस में छिपा हुआ है। चाहे दुश्मन कोई भी हो, विदेशी हो या स्थानीय, उसे उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। लेफ्टिनेंट तुरंत मिशन की अनुमति दे देता है। मिशन पर निकलने से पहले करण अपने घर जाने का फैसला करता है। यहीं हमें पता चलता है कि करण का एक बड़ा भाई भी था जो एक कमांडो ही था। वह भी इसी गैंग के खिलाफ एक मिशन पर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। करण की मां उससे विनती करती है कि वह इस मिशन पर न जाए, क्योंकि वह पहले ही एक बेटे को खो चुकी है और दूसरे को खोने का डर उसे अंदर से तोड़ रहा है। लेकिन कर्ण शांत होकर समझाता है कि देश की सुरक्षा के लिए यह करना जरूरी है। भावुक विदाई के बाद कर्ण अपनी यूनिट के पास लौट आता है और मिशन की तैयारी शुरू कर देता है। वह अपनी टीम को मिशन की पूरी जानकारी देता है और उनसे एक कसम दिलवाता है कि आखिरी सांस तक कोई पीछे नहीं हटेगा। दृढ़ संकल्प के साथ कमांडो पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते हैं और आखिरकार लक्ष्य वाले इलाके तक पहुंच जाते हैं। वहां वे स्नाइपर पोजीशन बना लेते हैं और नीचे बने दुश्मन के कैंप की हर हरकत पर नजर रखने लगते हैं। अपने स्कोप से देखते हुए करण को कई गाड़ियां कैंप की ओर आती दिखाई देती हैं। उन्हीं में एक कुख्यात आतंकवादी भी होता है जिसका नाम ओगर है। करण अपने स्पॉटर से हवा की रफ्तार और दूरी पूछता है। स्पॉटर तुरंत गणना करके उसे सही जानकारी देता है। करण निशाना साधता है, ट्रिगर दबाता है और गोली सीधा लक्ष्य के सिर पर लगती है। उसी समय बाकी टीम पीछे से हमला कर देती है और कुछ ही सेकंड में बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर देती है। चारों तरफ लाशें गिरने लगती हैं और जो आतंकवादी बचते हैं वे घबराकर अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने लगते हैं। जब आखिरी दुश्मन भी वहां से निकल जाता है तब करण और उसकी टीम बेस की तरफ बढ़ते हैं और इलाके की तलाशी लेने लगते हैं। इसी दौरान एक कमांडो को एक डरावनी सच्चाई का पता चलता है। करण सैटेलाइट फोन से लेफ्टिनेंट को खबर देता है कि आतंकवादी ओगर को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जब सैनिक शवों की पहचान करने लगते हैं तब उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। जिस आदमी को करण ने सटीक हेडशॉट से मारा था वह ओगर नहीं था। वह उसका कई सालों से लापता बड़ा भाई कबीर था। पहले तो कोई भी करण को यह सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार उसकी टीम का एक सदस्य साहस जुटाकर सच बता देता है। करण दौड़कर उस शरीर के पास पहुंचता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और जैसे ही अपने भाई का चेहरा देखता है उसका दिल टूट जाता है। वह रोते हुए कबीर के शरीर को अपनी गोद में उठा लेता है और बार बार उससे माफी मांगने लगता है। उधर लेडी कमांडो यास्मिन आतंकवादियों के कब्जे में आ चुकी होती है। करण की हालत देखकर उसके साथी भी अंदर से टूट जाते हैं और मिशन पर ध्यान खोने लगते हैं। इधर तुर्की सेना के मुख्यालय में जनरल और लेफ्टिनेंट को दुखद खबर मिलती है कि यास्मिन को एक स्थानीय गैंग ने पकड़ लिया है और करण से अनजाने में अपने ही भाई की मौत हो गई है।
अब सवाल यह है कि इतनी दुखद परिस्थिति में आगे क्या आदेश दिया जाए। उसी रात देर से कई सेना अधिकारी करण के घर पहुंचते हैं। वे उसके माता पिता को यह दर्दनाक खबर देते हैं कि उनका लापता बेटा मिल गया है, लेकिन अब वह जीवित नहीं रहा। यह सुनकर करण के पिता रोते हुए गिर पड़ते हैं और उसकी मां सदमे में अपनी जान गंवा देती है। लेकिन किसी में भी यह बताने की हिम्मत नहीं होती कि बड़े बेटे की मौत गलती से उसके छोटे बेटे के हाथों हुई है। उधर करण अपने भाई और मां दोनों की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। इस दर्द को सहन न कर पाने की वजह से वह कमांडो की नौकरी से इस्तीफा दे देता है और घर लौट आता है। उसके साथ ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह उसकी गलती नहीं थी, बल्कि एक दुखद हादसा था। लेकिन अपराध बोध से भरा करण उनकी बात नहीं सुनता और गुस्से में उन्हें वहां से जाने के लिए कह देता है। फिर भी उसकी टीम जानती है कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। बहुत समझाने के बाद वे उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए साथ जाते हैं। उधर अजरबैजान के एक आतंकी ठिकाने में लेडी कमांडो यास्मिन को बेरहमी से यातनाएं दी जा रही होती हैं। गैंग का लीडर उससे गोपनीय जानकारी जानने की कोशिश करता है। जब वह कुछ भी बताने से इनकार कर देती है तो वह एक तुर्की जनरल को कॉल करता है और धमकी देता है कि अगर यास्मिन ने मुंह नहीं खोला तो वह कभी अपने देश को दोबारा नहीं देख पाएगी। लेकिन जनरल शांत स्वर में जवाब देता है कि वह अगले दिन के हमले की अगुवाई करेगी और उसे शुभकामनाएं देता है। यह सुनकर यास्मिन तुरंत समझ जाती है कि उसके वरिष्ठ अधिकारी का असली मतलब क्या है। कुछ ही पलों बाद एक आतंकी चाकू लेकर उसकी ओर झपटता है। यास्मिन फुर्ती से उसका वार रोकती है, उसका हथियार छीन लेती है और उसे बेहोश कर देती है। बाहर खड़े दो गार्ड शोर सुनकर अंदर दौड़ते हैं। यास्मिन तुरंत उनके हथियार पकड़ लेती है और प्रतिक्रिया करने से पहले ही दोनों को गिरा देती है। इसके बाद वह जनरल को कॉल करके पूरी स्थिति की जानकारी देती है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर जनरल उसे आदेश देता है कि वह तुरंत बेस पर लौट आए, क्योंकि उसी समय आतंकी लीडर फिर से होश में आने लगता है। गुस्से से पागल हुआ आतंकी लीडर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपने लोगों को मदद के लिए बुलाता है। कुछ ही देर में वहां भयंकर अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि एक भारी टैंक हमला शुरू हो जाता है। जोरदार धमाकों से पूरा ठिकाना हिल उठता है और आतंकवादी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच यास्मिन टैंक पर कब्जा कर लेती है और लगातार गोलाबारी करते हुए पूरे बेस को तबाह कर देती है। दुश्मनों का अड्डा पल भर में मलबे में बदल जाता है। इसके बाद वह किसी तरह वहां से निकल जाती है। कुछ ही देर बाद तुर्की का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है और उसे सुरक्षित युद्ध क्षेत्र से निकाल कर ले जाता है। उधर तुर्की में करण की मां और उसके भाई का अंतिम संस्कार सैन्य कब्रिस्तान में किया जाता है। मेजर करण के पिता को सांत्वना देते हैं और करण से कहते हैं कि वह दोबारा सेना में लौट आए, अगर देश के लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। करण कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और पछतावा भरा होता है। उसी रात वह अपने पिता को एक दर्दनाक सच बताता है। वह कहता है कि उसके भाई की मौत किसी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि गलती से चली उसकी अपनी ही गोली से हुई थी। यह सुनकर उसके पिता एकदम शांत खड़े रह जाते हैं, जैसे उनके पास इस त्रासदी को समझने के लिए शब्द ही नहीं बचे हों। तब उसी समय लेडी कमांडो यास्मिन करण के घर पहुंचती है। वह करण से कहती है कि दुख में डूबकर कोई जल्दबाजी वाला फैसला मत लो। वह उसका इस्तीफा वापस देते हुए कहती है, कृपया एक बार फिर सेना में लौट आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें उन आतंकियों को ढूंढकर खत्म करना है। लेकिन कर्ण साफ मना कर देता है। वह कहता है कि अब वह कभी सेना में वापस नहीं जाएगा और बाकी जिंदगी अपने पिता के साथ बिताएगा। यह कहकर वह दरवाजा बंद कर देता है। आखिर कोई इंसान कैसे सुकून से जी सकता है जब उसे यह पता हो कि उसकी वजह से उसके अपने भाई की जान चली गई। कर्ण अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। वह हर दिन अपने भाई की तस्वीर को देखता रहता है और पुरानी यादों में खोया रहता है। अगली सुबह लेडी कमांडो यास्मिन जनरल को बता देती है कि करण और उसकी टीम अब ड्यूटी पर वापस नहीं आएंगे। यह सुनकर जनरल समझ जाता है कि उसके पास समय बहुत कम है। उसे मजबूर होकर एक नई टीम बनानी पड़ती है, क्योंकि आतंकवादी नेटवर्क अब पूरे तुर्की में फैल चुका है और देश की सीमाओं के बाहर भी तेजी से अपना असर बढ़ा रहा है। जनरल कमांडो को एक फाइल देते हैं और बताते हैं कि उनका पहला मिशन होगा आतंकवादी लीडर अल्बेक को खत्म करना। वह अल्बेक से जुड़ी सारी जानकारी यास्मिन को सौंप देते हैं और ऑपरेशन की आधिकारिक मंजूरी दे देते हैं। उधर करण के पिता उसे फिर से सेना में लौटने के लिए कहते हैं। वह अपने बेटे से कहते हैं कि अपने भाई की मौत का बदला लो और देश की रक्षा करो। वह उसे याद दिलाते हैं कि जब तक आतंकवादी जिंदा हैं, तब तक न जाने कितने घर अपने बच्चों को खोते रहेंगे। अपने पिता की दिल से निकली बात सुनकर करण का मन बदल जाता है। वह कसम खाता है कि अगर वह अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले पाया तो फिर कभी इस घर में वापस कदम नहीं रखेगा। इधर लेडी कमांडो यास्मिन अपनी नई टीम को मिशन के लिए तैयार कर रही होती है। तभी अचानक करण वहां पहुंच जाता है। उसे दोबारा वर्दी में देखकर सभी सैनिकों के चेहरे पर उम्मीद और गर्व दिखाई देने लगता है। सभी कमांडो पूरे जोश के साथ उसे सलाम करते हैं। जनरल की मौजूदगी में सभी सैनिक अपने हथियार उठाकर कसम खाते हैं कि वे आखिरी सांस तक अपने देश के लिए लड़ेंगे
और अपने वतन को आतंकवाद से हमेशा के लिए आजाद कराएंगे। आगे का मिशन बेहद खतरनाक है। यह दुश्मन नेटवर्क बहुत बड़ा और गहराई तक फैला हुआ है। उन्हें पूरी तरह खत्म करने में साहस के साथ साथ बहुत समय भी लगेगा। उधर अजान में स्थित आतंकी ठिकाने पर अलबेग गुस्से में अपने आदमियों से पूछताछ करता है कि उनका कैंप आखिर कैसे तबाह हो गया। एक आतंकी डरते हुए बताता है कि एक अकेली तुर्की महिला कमांडो इसकी जिम्मेदार थी। यह सुनते ही अलबेग का गुस्सा भड़क उठता है। वह उस आदमी का गला पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, अगर एक औरत ने यह सब कर दिया तो सोचो अगर वही पूरी सेना की अगुवाई करे तो क्या होगा। तुम लोग मेरे किसी काम के नहीं और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। इतना कहकर वह उसे मार डालता है। उधर तुर्की बेस पर कमांडो कैप्टन यास्मिन अपनी टीम को इकट्ठा करके आने वाले ऑपरेशन की पूरी योजना समझाती है। वह नक्शे पर दुश्मनों के हर ठिकाने को चिन्हित करती है और मिशन के हर चरण को विस्तार से बताती है। योजना के मुताबिक 2 स्नाइपर यूनिट होंगी। एक टीम जमीन से हमला करेगी जबकि दूसरी टीम पास के पहाड़ या पुल पर भारी हथियारों के साथ तैनात रहेगी और ऊपर से कवर देगी। हर कदम बेहद सटीक होना चाहिए। जिस आतंकी संगठन का वे सामना करने जा रहे हैं वह बेहद खतरनाक है। उनके पास भारी मशीन गन और घातक विस्फोटक हैं। टीम का लक्ष्य साफ है, हर दुश्मन के लिए एक सटीक हेडशॉट। योजना की समीक्षा करने के बाद सभी सैनिक अपने हथियार तैयार करते हैं और अंतिम मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर आतंकी लीडर अलबेक अपने गैंग के साथ एक स्थानीय गांव में पहुंचता है। वह अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश देता है और मासूम गांव वालों को बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। लोग मदद के लिए चीखते रहते हैं लेकिन आतंकवादी किसी पर दया नहीं करते। कई बच्चों को पकड़ लिया जाता है। अलबेक चिल्लाकर कहता है, मुझे अपनी सेना बनाने के लिए और सैनिक चाहिए। इस इलाके का हर लड़का मेरे पास लाओ। उसके आदमी बच्चों को जबरदस्ती गाड़ियों में भर लेते हैं और जो भी विरोध करता है उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद अलबेक गांव के घरों को भी आग लगाने का आदेश देता है। सभी बच्चों को पकड़ने के बाद अलबेक और उसका गैंग अपने बेस की ओर लौटने लगता है। उसका इरादा इन लड़कों को निर्दयी लड़ाकों में बदलकर अपने आतंक का साम्राज्य फैलाने का होता है। उधर कमांडो यूनिट 2 हिस्सों में बंट जाती है और सड़क के अलग अलग हिस्सों पर छिपकर इंतजार करने लगती है। सुबह सुबह अलबेक और उसका काफिला एक संकरी सड़क पर पहुंचता है। वहां उन्हें रास्ता बड़े पत्थरों से बंद दिखाई देता है। गाड़ियां रुक जाती हैं। तभी एक बच्चे की नजर कीचड़ में दबे किसी अजीब से सामान पर पड़ती है। खतरे का अंदाजा होते ही अलबेक तुरंत अपने आदमियों को पास के दूसरे रास्ते से जाने का आदेश देता है। वे साइड रोड से आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहां उनके लिए एक घातक जाल बिछा हुआ है। कुछ ही पलों में चारों तरफ से स्नाइपर की गोलियां चलने लगती हैं। सटीक निशाने एक एक करके आतंकियों को गिराने लगते हैं। यह हमला तेज और बेहद घातक होता है। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कमांडो पूरे गैंग को खत्म कर देते हैं। हालात बिगड़ते देख अलबेक अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी के नीचे छिप जाता है। जब लड़ाई खत्म होती है तो कमांडो अपनी पोजीशन से बाहर निकलते हैं और सावधानी से उस इलाके की ओर बढ़ने लगते हैं। अलबेक पास में पड़ी एक बंदूक को देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने वाला होता है कैप्टन करन उसका हाथ अपने जूते से दबा देता है और उसे गाड़ी के नीचे से घसीटकर बाहर निकाल लेता है। अलबेक गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह सब यहीं खत्म हो जाएगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम किससे टकरा रहे हो। मेरे खिलाफ जाना मतलब पक्की मौत। करन बिल्कुल शांत रहता है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि अलबेक को बांध दिया जाए। फिर वह कहता है कि किसी भी चीज से पहले जरूरी है कि जिन बच्चों को बचाया गया है उन्हें सुरक्षित उनके परिवारों से मिलाया जाए। कमांडो अलबेक को अपने काफिले तक ले जाते हैं। वहां वे सभी बच्चों को उनके माता पिता को सौंप देते हैं। अपने बच्चों को वापस देखकर गांव वालों की आंखों में राहत और खुशी के आंसू आ जाते हैं। जब सभी बच्चे सुरक्षित हो जाते हैं तब करण अपनी बंदूक अलबेक की तरफ तान देता है और कहता है, इस पवित्र धरती पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी आखिरी इच्छा बता दो। अलबेक हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, बस 20 मिनट इंतजार कर लो, फिर मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। करण उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जितनी ताकत बची है दिखा दो, क्योंकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर करण अपनी राइफल लॉड करता है और 3 सटीक हेडशॉट के साथ सब कुछ खत्म कर देता है। कमांडो की यह सटीकता और अनुशासन वाकई काबिल तारीफ होता है। कुछ ही देर बाद दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक छोटी लड़की उतरती है और उसके पीछे एक बुजुर्ग आदमी भी होता है जो काफिले के लोगों को पहचानता हुआ लगता है। वह सैनिकों से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। लड़की धीरे धीरे कमांडो की तरफ बढ़ती है और सभी सैनिकों का ध्यान उसी पर टिक जाता है। कर्ण अपने हथियार को पकड़े हुए उसे ध्यान से देखता रहता है। लड़की अपने बैग से चॉकलेट निकालकर उन बच्चों में बांटने लगती है जिन्हें अभी अभी बचाया गया था। सैनिक थोड़ी दूरी से उसे देखते रहते हैं क्योंकि उसका अचानक वहां आना उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। करण अपने एक सैनिक को आदेश देता है कि उस गाड़ी की अच्छी तरह जांच की जाए। कुछ गड़बड़ होने का शक होने पर एक कमांडो गाड़ी की तरफ बढ़ता है। उधर पास के कैंप में एक महिला कमांडो ड्रोन के जरिए इलाके की निगरानी कर रही होती है। तभी उसे दिखाई देता है कि आतंकवादियों का एक बड़ा झुंड
तेजी से करण की लोकेशन की ओर बढ़ रहा है। वह तुरंत रेडियो के जरिए करण से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होने की वजह से सिग्नल नहीं पहुंच पाता। बिना समय गंवाए वह पुल के पास तैनात महिला स्नाइपर से संपर्क करती है। कैप्टन यास्मिन उसे पूरी स्थिति समझाती है और आने वाले हमले के बारे में चेतावनी देती है। स्थिति की गंभीरता समझते ही महिला स्नाइपर तुरंत करण की तरफ दौड़ पड़ती है और उसका नाम चिल्लाकर उसे सावधान करने की कोशिश करती है। इधर लड़की धीरे धीरे करण के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने बैग को कसकर पकड़ लेती है। करण सावधानी से अपने हथियार पर हाथ रखता है और धीरे धीरे उसे निकालने लगता है। उसी समय एक कमांडो को कुछ बेहद खतरनाक दिखाई देता है। पास खड़ी गाड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक भरे हुए हैं और उनका टाइमर तेजी से नीचे की ओर गिनती कर रहा है। एक तरफ आतंकवादियों की बड़ी फौज उनकी तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ कुछ ही सेकंड में होने वाला भयानक धमाका उनका इंतजार कर रहा है। हर गुजरता सेकंड खतरे को और करीब ला रहा है और इसी जबरदस्त सस्पेंस के साथ इस रोमांचक कहानी के सीजन 1 का अंत हो जाता है। अगले सीजन में पता चलेगा कि बहादुर कमांडो इस भयानक विस्फोट से कैसे बचते हैं, काफिले को कैसे सुरक्षित निकालते हैं और पूरे आतंकी नेटवर्क को कैसे खत्म करते हैं।